क्या बेटा? भेलपुरी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ओपन चैनल फ्लो। हमने पहले पढ़ा था पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में ये था कि प्रेशराइज्ड फ्लो था। ओपन चैनल फ्लो में जो भी फ्लो होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा। जैसे पाइप में होता है कि आपके घर पे जैसे वाटर मेन पाइप आता है, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे से वाटर सप्लाई होती है वहां से एक प्रेशराइज्ड फ्लो होता है। तो पाइप के अंदर क्या होता है, एक जो प्रेशर होता है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में क्या होगा
कि वो एक तरफ से ओपन होगी जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा एक्ट कर रहा होगा, जिसके कारण ये हमेशा ग्रेविटी फ्लो होगा। मतलब ओपन चैनल फ्लो हमेशा ग्रेविटी फ्लो होता है, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो के टाइप्स क्या हो गया, फ्लो इन रिवर, फ्लो इन कैनाल्स, ये दो टाइप्स है जो हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम कैनाल से मेन फोकस करते हैं, क्योंकि जो कैनाल्स है वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, उनको हम जो है लेटर यूज करते हैं इरिगेशन में, डैम्स में, रिजर्वर, जिसमें भी हम फंक्शंस जो हमारा हो उस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। ओपन चैनल के कैनाल, रिवर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, फ्लो ओवर, स्पिलवेज, रन ऑफ। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स। इसमें होती है प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है। प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है कि जिसमें क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप जो होते हैं वो लेंथ के अलोंग चेंज नहीं होते। जैसे आप कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लो किसी कैनाल का, मान लो ये कैनाल है और एक ट्रेपिजोइडल क्रॉस सेक्शन है उसका, तो मतलब इस लेंथ के अलोंग उसकी जो स्लोप है, ये एक तो जो बेड स्लोप आएगी, जो मतलब इसकी बेड स्लोप, और ऊपर से जो क्या होगी, डेप्थ, पानी की जो डेप्थ होगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप, क्रॉस सेक्शन मतलब ये क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप अगर चेंज नहीं कर रही है लेंथ के लॉन्ग, तो बोलेंगे उसे प्रिज्मेटिक चैनल। इफ द क्रॉस सेक्शन एंड बेड स्लोप डज नॉट चेंज अलोंग द लेंथ, उसे बोलेंगे प्रिज्मेटिक चैनल। और अगर जो है क्रॉस सेक्शन और बेड स्लोप दोनों चेंज कर रही है अलोंग द लेंथ, ठीक है, मतलब इस लेंथ के अलोंग वेरिएशन हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन का, मतलब पहले ये ऐसे थी और थोड़ी सी दूर के बाद इरोजन होने के बाद में ये जो एरिया है इंक्रीज हो गया, या स्लोप जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है। मान लो कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन था तो जो पहले ऐसे था और बाद में चेंज हो गया वो एक ट्रेपिजोइडल सेक्शन बन गया, तो वो हो जाएगी नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स। उसके बाद क्या है, नेचुरल चैनल। नेचुरल चैनल क्या होगा, जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, जैसे रिवर हो गई, कोई भी स्ट्रीम हो गया, कोई भी ड्रेन हो गया, जो पहले से प्रेजेंट है, जो पानी के ड्रेन जो थे पहले से, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे नेचुरल चैनल। और आर्टिफिशियल चैनल वो होती है जो होती है मैन मेड चैनल, जो कैनाल्स जो हम बनाते हैं इरिगेशन पर्पजेस के लिए, डैम से वाटर निकालने के लिए, ठीक है, ये सब किस लिए है, आर्टिफिशियल चैनल्स के अंदर आती है। नेक्स्ट है रिजिड बाउंड्री चैनल। रिजिड बाउंड्री चैनल में कुछ नहीं होता है कि भाई जिसकी जो बेड स्लोप है या जो साइड्स है, जो मैन मेड कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे आपने कोई भी कैनाल देखी होगी है, तो उसमें क्या होता है कि एक जो बेड स्लोप होती है वो फिक्स होती है, मतलब एक स्लोप भी फिक्स होगी, जो एक ग्राउंड की स्लोप होगी, जिस मतलब इस तरह से स्लोप होगी वो फिक्स होगी, क्योंकि हम चाहते हैं जो पानी है आप अपने आप फ्लो करने लग जाए, ठीक है। जहाँ पे भी हमें चाहिए कि पानी एक डायरेक्शन से दूसरी, एक पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी आराम से इजीली विदाउट एनी एक्स्ट्रा फोर्स जो हमें प्रोवाइड करनी पड़े, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़े, उसके बजाय अपने आप ही पानी पहुंच जाए जो बी लोकेशन पे, ठीक है। और रिजिड बाउंड्री चैनल में क्या होता है कि जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा वो चेंज नहीं करेगा फ्लो की डायरेक्शन में, और जो स्लोप होगी इस तरह से लेड की जाएगी कि इजीली मूवेबल ना हो, कि मतलब जो कंस्ट्रक्शन होगा वो किसी एक रिजिड मटेरियल से होगा, जैसे कोई कंक्रीट से, सीमेंट से, मोर्टार से, या ब्रिक वर्क से, ठीक है। उसके बाद में होगा मोबाइल बाउंड्री चैनल। अब आपने कभी देखा होगा कि भाई जब रिवर फ्लो करती है तो क्या होगा कि वो हमेशा कई बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, कई बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, कई और कई जगह से रिवर का क्रॉस सेक्शन अलग होता है और कई जगह से उसकी डेप्थ अलग होती है, उन्हें कहते हैं मोबाइल बाउंड्री चैनल्स, कि भाई
अगर किसी मटेरियल और द बेड ऑफ द साइड जो लूज है, ठीक है, जैसे मान लो सिल्टिंग जो होती है, जब क्या होता है कि भाई रिवर में जब पानी ज्यादा होता है तो वो एक नैरो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से ऐसे ऐसे फ्लो करने लग जाती है, ठीक है। और जैसे रिवर में मतलब जो पानी कम होता है तो एक बहुत ही बड़ी चैनल बन जाती है और लेस डेप्थ की। और जब हाई डेप्थ की होगी तो मेंडरिंग करती रहती है, मतलब जब पानी का जब फ्लो ज्यादा होगा तो रिवर इस तरह से मूव करती रहती है, ठीक है। कहीं पे क्रॉस सेक्शन इसका इंक्रीज हो जाता है, कहीं पे क्रॉस सेक्शन इसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे ये जो उसका एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि एक ट्रेपिजोइडल क्रॉस सेक्शन की हमारी एक रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं या फिर इसके अंदर का जो मटेरियल्स होता है वो तेज रिवर के फ्लो के कारण स्कावर हो जाता है। स्कावर मतलब हो जाता है कि मिट्टी जो है पानी के साथ निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जो बाउंड्री जो चैनल है ना वो इजीली चेंज हो जाती है। तो एक हो गया रिजिड, एक हो गया मोबाइल, जो मतलब इजीली आप चेंज कर पाओ किसी की बाउंड्री चैनल। तो मतलब जो नेचुरल जो रिवर्स होती है वो इजीली जो है उनकी जो बाउंड्री है, उनकी स्लोप है या फिर उनका क्रॉस सेक्शन है, इजीली चेंज होने लग जाता है। तो आप इस तरह से इसके तीन टाइप्स कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट हो गया प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक, सेकंड हो गया नेचुरल आर्टिफिशियल, थर्ड हो गया रिजिड और मोबाइल बाउंड्री, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर रिचर्ड दोबारा बताइए एक बार प्लीज। रिजिड में क्या होता है, जिसकी बाउंड्री हम किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बनाते हैं, जैसे आपने कोई कैनाल बनाई है, ठीक है, जिसकी जो क्रॉस सेक्शन और जो जो स्लोप आपने लेड करी है वो फ्लो के साथ चेंज ना हो, ठीक है। जैसे आपने कोई कंक्रीट से एक कैनाल बना दी है, ठीक है, और उसकी कोई कांस्टेंट स्लोप प्रोवाइड कर दी है, तो क्या होगा कि वो चेंज नहीं होगी, ना स्काउरिंग हो पाएगी ना कोई और चीज हो जाएगी। या आपने ब्रिक वर्क से प्रोवाइड करी है या कोई मोर्टार कंस्ट्रक्शन किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, तो जिस कारण वो चेंजेस ना हो। ओके सर। ठीक है। अब उसके बाद में आता है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है कि जैसे आपकी ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका, जैसे ये इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो जितनी डेप्थ तक पानी फ्लो कर रहा है, जो पेरीमीटर तो आपको पता ही होगा सर्कल का क्या होता है, ठीक है, उसी तरह से पेरीमीटर आपको रेक्टेंगल सबका पता होगा। तो पेरीमीटर जो एरिया होगा, ये जो लेंथ होगी, ठीक है, जहां तक पानी की डेप्थ है वो जाएगा हमारा इसका पेरीमीटर, जो इस केस में क्या हो जाएगा B+2D, ठीक है, B+2D, जितनी डेप्थ तक पानी का फ्लो कर रहा है। अगर मान लो किसी सर्कुलर चैनल है, जैसे पाइप के केस में एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो पूरा आ जाएगा क्योंकि पानी जो है पूरा फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं कि पूरा फील्ड है ये, तो इसका जो होगा पेरीमीटर वो हो जाएगा 2πr, ठीक है। इसी तरह से हमने मान लिया एक ट्रेपिजोइडल सेक्शन है, ठीक है, उसकी जो नीचे वाली बॉटम जो डेप्थ है वो है B, और जितनी डेप्थ तक पानी है इसमें वो है D, और इसकी साइड स्लोप है 1:n। 1:10 का मतलब होता है 1 वर्टिकल इज टू n टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसमें भी वही है 1:n, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/n। तो सिमिलरली जो है साइड स्लोप आएगी, ठीक है, तो आप पेरीमीटर कैसे लिखोगे, B प्लस ये जो साइड स्लोप, ये दोनों साइड स्लोप, ये वाली प्लस एक ये प्लस ये, तो ये आएगी D√1+n², ठीक है। ये बताना है कैसे आएगी, जैसे मान लो एक मिनट, अब आपको पता चल गया ये है tan थीटा हो गया 1/n, 1 इधर आ गया, n इधर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली जो डेप्थ है ये D है, ये इसमें मुझे बता रखी है, तो मुझे ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी ND, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/n है, tan थीटा हो गया 1/n, और tan थीटा होता है y/x, y की वैल्यू है हमारी D और x की वैल्यू क्या हो जाएगी ND, x की वैल्यू आ जाएगी ND,
तो हमारी साइड स्लोप क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर। तो d कॉमन आ गया, d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। और ये 2 टाइम्स होगा तो b प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। इसको बोलते हैं वेटेड पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन देख लेना। वेटेड पैरामीटर जो पैरामीटर है चैनल का विच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो आपको तीनों के वेटेड पैरामीटर कैसे निकालते हैं ये सबके पता होना चाहिए। से देखो इनका तो आप निकाल ही लोगे, बस क्या करना है, लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ करना है। सिमिलरली रेक्टेंग सर्कुलर का भी कुछ नहीं होगा, 2 पाई आर होगा। लेकिन जो इस केस में होगा, इसमें स्लोप के हिसाब से वेरी करता है। तो या तो फॉर्मूला याद कर लो या बस ये पता होना चाहिए निकलता कैसे है। ठीक है, सर ट्रायंगुलर भी हो सकता है। हाँ ट्रायंगुलर भी हो सकता है। ट्रायंगुलर में क्या होगा, आपको ट्रायंगुलर में एक स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। शायद मेरे हिसाब से अगला सेक्शन ट्रायंगुलर ही आएगा। जैसे ये 3 सेक्शन हो गए, एक मिनट नेक्स्ट पेज में देख लेता हूँ। नेक्स्ट में नहीं है तो क्या होगा, तीसरा सेक्शन क्या हो जाएगा। अब चौथा सेक्शन आपका ट्रायंगुलर मान लेते हैं, ये ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। अब मान लेते हैं ये किसी डेप्थ तक भरा होगा, डी डेप्थ बोल दिया इसने। ठीक है, अब इसकी भी आपको स्लोप दे रखी होगी या फिर ये एंगल दे रखा होगा इस केस में। ठीक है, एंगल दे रखा होगा तो एंगल मान लेना, थीटा मान लेना, कुछ भी होगा जो एंगल या साइड स्लोप आपको दे रखी होगी। अगर साइड स्लोप दे रखी होगी तो आपका सेम केस हो जाएगा 2d अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस ये जो यहाँ वाली लेंथ आएगी। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन डी हो रहा जाएगा। जैसे ये वाला केस आया, यहाँ पे बी आता है, उसके केस में प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन डी हो रहा जाएगा। ठीक है, ये लिख देता हूँ तो अभी 2 टाइम्स ऑफ एन डी, ये ऊपर वाली जो उसकी वजह से आएगी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये वेटेड पैरामीटर है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देखा था चेजिस इक्वेशन में। चेजिस इक्वेशन थी v इक्वल्स टू सी अंडर रूट एम आई, जिसमें m जो थी वो थी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन रेडियस थी जो पाइप वाले केस में थी, यहाँ वही जो सेम है उसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के केस में लिया जाएगा। ये देखता है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर। उसमें भी सेम कर रहे थे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन रेडियस में भी सेम ही चीज होती है। तो उसको m इज इक्वल्स टू a बाई पी लिख रहे थे, और हमने चेजिस इक्वेशन लिखी थी v इज इक्वल्स टू c अंडर रूट m इंटू r, और I की वैल्यू थी हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। मतलब जो लेंथ के अलोंग हेड लॉस हो रहा था हम उसको ले लेते I, और m जो था वो था एरिया अपॉन में पेरीमीटर। और अब इस केस में क्या है, एरिया अपॉन में वेटेड पेरीमीटर, या फिर एरिया जो होगा जो भी एरिया होगा, जो वेटेड एरिया होगा अपॉन में वेटेड पेरीमीटर, ये होगा इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। जैसे फर्स्ट वाले केस का एक हमने लिया था रेक्टेंगुलर, जिसकी ये विड्थ थी b और डेप्थ थी d, तो एरिया क्या हो जाएगा bd, ये जो यहाँ लिख दिया, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा b प्लस 2d, ये जो होती है m की वैल्यू। सिमिलरली सर्कुलर सेक्शन में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 पाई आर। अब सिमिलरली आप मुझे ये करके दिखाओ, जैसे एक पाइप है, ये मुझे आपको आंसर बताना, वो हाफ फुल फ्लो कर रहा है, कितना, हाफ, पूरा नहीं फ्लो कर रहा, हाफ कर रहा है, तो मेरा वेटेड जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो कितनी आएगी, सॉल्व करके बताओ। सर हाफ हो जाएगी ना। किसकी हाफ हो जाएगी, हाँ r/2 की। सर, सर्कुलर की। मतलब आंसर क्या होगा, मुझे नहीं सर, r/2 होगा, d/4 होगा, d/8 होगा। सर r/4। r/4, चलो करके देख लेते हैं। चलो अब एरिया हो जाएगा
वेटेड एरिया, हमने आधा पूरा एरिया जो इसको वेट कर रहा है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है इस एरिया में? जो नहीं। जो एरिया वेट हो रहा है वो तो आधा ही एरिया हो रहा है, आधा एरिया तो कोई यूज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब क्या था? वेटेड पेरीमीटर। अब 2 पाई आर होता है टोटल का, तो आधे का कितना होगा? पाई हाफ हो आर। जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो वेटेड जो अब की बार फिर से दोबारा कितनी आएगी? आर बाय 2। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ चाहे सेक्शन फुल हो, चाहे सर्कुलर सेक्शन पूरा फ्लो कर रहा हो, या सर्कुलर सेक्शन आधा फ्लो कर रहा हो, आधा, तो हमेशा आर बाय 2 ही रहती है। ठीक है, अगर कोई किसी एंगल पे फ्लो कर रहा होगा ना, तो ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। ये आर बाय 2 नहीं आएगा, आपको इस आर के हिसाब से एरिया निकालना पड़ेगा, पाई डी थीटा करके। पर ये आपके सिलेबस में इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि भाई हाफ सेक्शन फुल आया तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, मेरा सर्कुलर सेक्शन में सेम ही रहेगा। आर बाय 2 ही होगा। हाँ, आर बाई 2 है, क्योंकि करके देख लो ना दोबारा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन में पाई आर। दोबारा लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का एक आर से एक आर चला गया, तो क्या बचा? आर बाई 2। ठीक है, ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चैनल्स है कि भाई ओपन चैनल किस किस तरह की होती है। तो एक स्टीडी हो जाएगी, अनस्टीडी हो जाएगी, एक यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक लैमिनार हो जाएगी, एक टर्बुलेंट हो जाएगी। ठीक है, एक सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल, ये आपके लिए नया है, बाकी चीजें सेम है। स्टीडी में क्या होगा कि भाई जिसमें क्या होता है कि ये फ्लो करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी डेप्थ, वेलोसिटी, कोई भी एक पॉइंट में ओपन चैनल में जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो उसे बोलेंगे हम स्टीडी। और अनस्टीडी में जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा? जो एट ए पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं हो, मतलब किसी डिस्प्लेसमेंट के एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही हो। ठीक है, एट ए कोई भी एक टाइम पे। और लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो वो होता है कि भाई जिसमें जो फ्लो है एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब पानी में कोई टर्बुलेंस ना हो, पानी में कोई मिक्सिंग ना हो, ये सिंपल एक फ्लो होता है। और अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो पानी ऐसा मिक्स विक्स करके जा रहा होगा। हमें किस नंबर से पता चलता है कि पानी लैमिनार है या टर्बुलेंट है? कोई बताओ। रेनॉल्ड नंबर। हाँ, रिनॉल्ड्स नंबर से पता चलता है कि हमने रिनॉल्ड्स का एक्सपेरिमेंट भी देखा था, उसने डाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया था पाइप फ्लो में। उन्होंने एक डाई लगाई थी और एक नोजल था इस तरफ से एक कंटेनर में, वो उस नोजल से उस रेट ऑफ वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से फ्लो हो रहा था उस पाइप से में, और धीरे धीरे डाई उसके अंदर जा रही थी। लेकिन जब तक पानी की वेलोसिटी कम थी, लैमिनार थी, तो जब तक वो जो एक लाइन लाइन फ्लो हो रहा था डाई का, और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, एक टर्बुलेंट मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक नया नंबर, सब क्रिटिकल फ्लो और क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसके लिए आता है फ्राउड्स नंबर। ठीक है, फ्राउड्स नंबर होता है इनर्शिया इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स। एक मिनट, इनर्शिया इनर्शिया डिवाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की जो फोर्स लगेगी फ्लूइड पे और जो इनर्शिया के फोर्स, इन दोनों के डिवाइड से हमें पता है एक नया नंबर, इसकी वैल्यू होती है v अपॉन में अंडर रूट g और d। ठीक है, v इक्वल टू अंडर रूट जी डी। इससे हमें पता चलता है कि पानी क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। ठीक है, ये आगे होगा मेरे साथ, रुक जाए देखेंगे। आपके दे नहीं रखा है ये वाला, पर
V इक्वल्स टू अंडर रूट जी डी से हमें क्या पता चलता है कि पानी जो है सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है। या देखो, जब फ्राउट्स नंबर की वैल्यू 1 होगी तो फ्लो होगा क्रिटिकल नंबर एफ आर। ठीक है, आपको डेफिनेशन नहीं दी, शायद मैं डेफिनेशन आपको भेज दूंगा इसकी। फ्राउट्स नंबर की वैल्यू 1 होगी तो होगा क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्राउट्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो होगा सब क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्राउट्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फ्राउट्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो होगा सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, ये इसमें दे नहीं रखा, इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है? जो लेंथ के अलोंग जिसकी डेप्थ का वेरिएशन बहुत कम हो। ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो होगा कि भाई जैसे आपका फ्लो, पानी जैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस लेंथ के अलोंग जो डेप्थ का वेरिएशन है वो बहुत मिनिमम हो। ठीक है, और रैपिडली वेरिड फ्लो में क्या होगा? डेप्थ का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ पाइप फ्लो में जो था कि भाई कितने रेनॉल्ड्स नंबर तक पानी का जो फ्लो था वो लैमिनर रहता था, कितना में टर्बुलेंट हो जाता था? कितनी रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू तक पानी का फ्लो लैमिनर रहता था, उसके बाद टर्बुलेंट हो जाता था? 2000 तक लैमिनार रहता है, 4000 से टर्बुलेंट रहता है। कितने तक लैमिनर रहता है? 2000 तक। 2000 तक, सही है। और 2000 से 4000 के बीच में कौन सा फ्लो होता है? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल। और 4000 से ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या होता है कि अगर ओपन चैनल के केस में अगर 500 से वैल्यू कम है रेनॉल्ड्स नंबर की, तो हमारा आरई का जो फॉर्मूला, आरई जो है वो लैमिनार फ्लो बताएगा। अगर अगर आरई की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, उस वाले केस में था 2000 और 4000, इस वाले केस में 500 और 2000। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कोई नहीं पूछेगा। पर तो भी आपको याद होना चाहिए कि भाई इस वाले केस में अगर आप कभी डेफिनेशन पूछ ले रेनॉल्ड्स नंबर ओपन चैनल के केस में, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू 500 से लेस होती है लैमिनार के केस में, और टर्बुलेंट के केस में 2000 से ज्यादा होती है। ओपन चैनल के केस में, पाइप फ्लो के केस में नहीं। पाइप फ्लो के केस में 2000 से लेस लैमिनार है, 4000 से ऊपर है टर्बुलेंट। अब डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल है। डिस्चार्ज कैलकुलेट के आपको दो मेथड बताने हैं मुझे। एक तो है चेजेस इक्वेशन, ठीक है, ये हमने इसका प्रूफ और सब कुछ पिछली क्लास में देखा था। प्रूफ आपके पेपर में नहीं है, हमेशा फॉर्मूला है। ठीक है, एक मैनिंग्स फॉर्मूला है और एक चेजेस फॉर्मूला है। तो मैनिंग्स, सबसे पहले चेजेस फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। V इक्वल्स टू C अंडर रूट M I। ठीक है, M इंटू I। अब इस वाले केस में I की वैल्यू क्या लेते हैं? बेड स्लोप। ठीक है, वैसे तो लेते हैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, पर इस वाले केस में ओपन चैनल के केस में हम आई की वैल्यू लेते हैं बेड स्लोप। ठीक है, और सी जो होता है वो चेजिस कांस्टेंट होता है, और एम क्या होता है? वेटेड पेरी, मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। एम की वैल्यू होती है ए बाई पी। एम की वैल्यू होती है ए बाय पी, वेटेड एरिया अपॉन में वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, हमेशा याद रखना ये। दूसरे होते हैं मैनिंग्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि भाई आपको स्लोप दे रखी होगी, एरिया दे रखा होगा, पेरीमीटर दे रखा होगा, आपको वेलोसिटी निकालनी होगी या डिस्चार्ज निकालना होगा। इसी क्वेश्चन में डिस्चार्ज निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो इससे डिस्चार्ज हो जाएगा। और दूसरा है मैनिंग्स फॉर्मूला, जैसे इस तरह से दिया हुआ ना, इसे 1/n
m की पावर 1/6 ये कांस्टेंट, इसमें c की वैल्यू इतनी बोली है तो हम इसको लिख लेंगे 1/n m की पावर, तो m की पावर 1/6 अंडर रूट mi। तो अब मुझे बताओ i की होगी, हमने बेड स्लोप बोल दिया, तो इसको मैं लिख रहा हूं s 1/n। m की कितनी पावर होगी यहाँ पे, जैसे s वो लिख दिया बेड स्लोप, m की कितनी पावर है 1/6 और यहाँ पे है 1/2, तो पावर कितनी होगी m की, बताओ कोई। कितनी भी, एक है 1/6, दूसरी है m की पावर 1/2, इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो पावर हो जाएगी 2/3। हाँ सही है सौरभ। तो अब आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा 1/n m की पावर 2/3 और s स्लोप है उसकी पावर 1/2, ये आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला या तो इस तरह से याद कर लो कि v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई और 1/n m की पावर 1/6 पुट करूं और एक बार ये इसकी वैल्यू c की ये पुट करूं और अंडर रूट एम आई करूं, या डायरेक्ट मैनिंग्स फॉर्मूला याद करना है तो मैनिंग्स फॉर्मूला याद कर लो 1/n m की पावर 2/3 s की पावर 1/2, जिसमें s है स्लोप, m है हाइड्रोलिक मीन रेडियस और n है मैनिंग्स कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई आपको रेक्टेंगुलर चैनल दे दी 4.5 मीटर वाइड की, बेड स्लोप भी दे दिया आपको 1/800 और रेट ऑफ डिस्चार्ज पूछा है और वाटर की डेप्थ दे दी 1.6 मीटर और चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 60। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। आपसे डिस्चार्ज पूछा है तो आपको उसमें एरिया मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें विड्थ है 4.5, डेप्थ है 1.6 और स्लोप है 1/800। तो हम यही सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो और उससे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो जो गिवन है उससे। तो सबसे पहले ये दो काम करा करो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एरिया निकालोगे b इंटू डी 4.5 इंटू 1.6, फिर पेरीमीटर निकालोगे 4.5 1.6 प्लस 1.6 1.6 प्लस 4.5 प्लस 1.6, ये कर रखा है इसने। उसके बाद में आप क्या निकालोगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या रेडियस m इज इक्वल टू a बाई पी। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। बस अब आपको c की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है और i की वैल्यू पता है, तो v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है अगले वाला भी, इसमें भी आपको सब कुछ दिया हुआ है कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए 5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। 5 मीटर वाइड विड्थ दे रखी है, 2 मीटर डीप डेप्थ दे रखी है। व्हेन इट इज रनिंग फुल, मतलब पूरा फ्लो पूरा बह रहा है, तो मतलब वेटेड एरिया अपॉन में वेटेड पेरीमीटर m की वैल्यू, और हमें बेड स्लोप दे रखी है 1/3000 और चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, तो v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई और डिस्चार्ज के लिए एरिया और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे को अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भैया ट्रेपीजॉइड का क्वेश्चन। तो हमने जो पढ़ा था 1:n पढ़ा था, वो क्या था,
1 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। n हॉरिजॉन्टल, सॉरी, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल। और इस सिलेबस में न्यूमेरिकल नहीं है तो भी पता होना चाहिए यूज कैसे करना है फॉर्मूला, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। ठीक है, जिसको लगता है सिलेबस में नहीं है मत देखो, कोई बात नहीं, ये एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, फिर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल देखा था हमने। ठीक है, जो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, क्या थी, b प्लस 2d अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन था। ठीक है, तो इस वाले केस में जो n की वैल्यू हो जाएगी, इसमें दे रखी है साइड्स लो 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 3 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 3 वर्टिकल। लेकिन हमारी इक्वेशन थी वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल, हम क्या करेंगे, ये 3 उस तरफ ले जाएंगे और वर्टिकल इज टू 1/3 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी वैल्यू n लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल वाले की नहीं लेते हैं। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे आप डायरेक्टली कई बार फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाते हो। ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं देखते कि भाई n किसका है। अगर आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर रहे हो साइड स्लोप जो, तो बहुत ही अच्छा है, जो तो कोई फॉर्मूले का भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कर। अगर आप फॉर्मूले से बेस्ड कर रहे हो तो हमेशा n याद होना चाहिए कि आप किस तरफ का यूज कर रहे हो। हमारा n होना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल का कोफिशिएंट हो, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका कोफिशिएंट हो, जो h लिखा आता है उसका कोफिशिएंट, वर्टिकल का कोफिशिएंट नहीं। ठीक है, तो बस इसमें एरिया निकालना है, स्लोप निकालनी है और वही वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, इसका ही प्रूफ आपके पेपर में नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा प्रूफ। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मिनिमम रखनी है, लेकिन जो उसमें जो फ्लो है, मतलब जो कोई भी क्रॉस सेक्शन है, जैसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इसमें दिखा रखा, इससे जो डिस्चार्ज है, ठीक है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल इज सेट टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन और मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। मोस्ट एफिशिएंट क्या होता है, जिससे डिस्चार्ज मैक्सिमम। मोस्ट इकोनॉमिकल क्या होगा, जिससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, और देखो, चैनल ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द वन विच इज डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। हमारा मेन मकसद तो वही है कि भैया डिस्चार्ज मैक्सिमम हो और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस चैनल की, चाहे कोई भी किस तरह की चैनल हो, ट्रायंगुलर हो, ट्रेपिजोइडल हो, सर्कुलर तो एलिप्टिकल हो, जो भी हो, उसका जो क्या हो, कॉस्ट जो हो मिनिमम हो और उससे डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा हो मैक्सिमम हो। ये दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, तो पहला है हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल। तो इस वाले केस में क्या होगा, हमें ये याद रखना है तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ ऑफ द चैनल, जो मतलब उसकी बी है, ये मान लो रेक्टेंगुलर, ये है बी, ये है डी। width of the channel should be twice its depth of flow, मतलब b is equals to 2 times of d। ठीक है, और हाइड्रोलिक रेडियस इज हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, m इज इक्वल्स टू d/2। ये दो चीजें लिखी हुई है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होती है, तो ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो थ्योरेटिकल ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और दूसरा है हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें टाइम खत्म होने वाला है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन में क्या होगा,